गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 49 लेकर के मिल रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सेट 9 के बारे में बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आज हम लोग जो है हम पहले भी बोल चुके हैं कि किरण प्रकाश के चैप्टर के बीच बीच में वीडियो हम डालते रहेंगे। तो आज हम लोग सेट पढ़ने वाले हैं और आज के वीडियो में हम लोग सेट 9 मिलेगा और सेट 9 बड़ा ही महत्वपूर्ण इस सेट में क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये सेट 9 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के कलेक्शन किया हुआ है। तो आप जब इस सेट को देखेंगे तो बहुत ही पुराने थ्योरम और कुछ एडवांस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपको पहले बताया गया है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक आप उन सभी थ्योरम को ध्यान में नहीं रखेंगे, उन सारी बातों को जो सर ने आपको पीछे के वीडियो में बताए थे याद नहीं रखेंगे, तो ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए यदि आप जैसे ही इस वीडियो में कहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी, आप कोशिश कीजिएगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो पहले बताए गए हैं उस वीडियो को फिर से देखें और तब इस सेट पर वापस आएँ। ये मेरा पढ़ाने का बताने का एक तरीका हुआ। चलिए हम वापस आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है सेट 9 के, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। ऑप्शन है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी, अधिक अपसारी। पहले आपको बता दें, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस होता है, अभिसारी मतलब उत्तल होता है और अपसारी मतलब अवतल होता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम बात करेंगे कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी समझिएगा। जब कांच के अवतल लेंस को जल में डुबाया जाता है, पानी में डुबाया जाता है, तो आपको बताए हैं हम कि किसी भी लेंस को जब हम जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी भी लेंस को जब हम जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ जाती है इसका मतलब हुआ कि क्षमता घट जाती है। क्षमता घट जाती है, जो भी उसकी क्षमता होगी, काम करने की जो क्षमता होगी वो क्षमता कम हो जाती है, हम बता चुके हैं। तो जब अवतल लेंस को जब हम पानी में डुबाएंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ेगी। जब अवतल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी मतलब अवतल लेंस की क्षमता कम हो जाएगा। यानी जो ये काम कर रहा था ये उसकी वो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो अवतल लेंस की क्षमता जो है अपसरित करने की है, इसीलिए अवतल लेंस अब कम अपसरित करेगा, यानी कम अपसारी हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन 1 का ऑप्शन सी हुआ, कम अपसारी हो गया। अवतल लेंस को जब हमने जल में डुबाया तो कम अपसारी हो गया। सेम प्रश्न यदि हम बात करें, यदि प्रश्न दिया रहता कि उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस को भी जल में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगी मतलब उसकी क्षमता कम हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा तो कम अभिसारी हो जाएगा, कम अभिसारी हो जाएगा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस है तो कम अपसारी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर वापस आते हैं। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है। 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए समझते हैं। 2 लेंस है, एक लेंस की जो क्षमता दिया हुआ है वो दिया है -15 डायोप्टर और दूसरा लेंस की क्षमता दिया हुआ है +5 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता का सूत्र हम पढ़ाए हैं वो P1 + P2 + P3 पढ़ाए हैं। तो P1 का मान -15, P2 का मान +5, P बराबर -10 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी -10 डायोप्टर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर क्षमता न पूछ करके फोकस दूरी पूछा है।
जो संयुक्त लेंस है उसकी क्षमता न पूछ करके फोकस दूरी पूछा है। संयुक्त लेंस की क्षमता नहीं पूछा है, फोकस दूरी पूछा है। और फोकस दूरी पूछा है तो फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा F बराबर 1/P। तो F बराबर 1/P का मान -10, ये मीटर में आएगा। हम आपको बताए हैं, शायद आपको याद होगा कि लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखा जाता है। तो फोकस दूरी मीटर में आया 1/-10 मीटर। यदि आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, F बराबर -10 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न का आंसर 2 का B हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। दो लेंस जिनकी क्षमता जो है -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है, संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो देख सकते हैं, संयुक्त लेंस की जो क्षमता है वो -10 डायोप्टर है और इसकी फोकस दूरी निकाले तो -10 सेंटीमीटर। यदि आप इस प्रश्न को बना करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उतार भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न आते हैं, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी। ये प्रश्न एक बार और पहले भी हम बता चुके हैं और ये डायरेक्ट ऐसे तो न्यूमेरिकल है लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की जो मिनिमम दूरी है, उत्तल लेंस में तो आपको पता होगा 5 केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 1 केस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में 5 केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और 1 केस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें से वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की मिनिमम जो दूरी है, जो 5 केस बना वास्तविक प्रतिबिंब का, तो उसमें से कोई एक ऐसा केस होगा जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी सबसे कम होगी। वो सबसे कम दूरी कौन सी है? तो 4F के बराबर, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और यह जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की मिनिमम दूरी है। फिर से एक बार नोटिस कीजिएगा, उत्तल लेंस में 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें से सबसे कम दूरी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कब होती है? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी जो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो 4F। 4F का मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या के 2 गुना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा D, 3 का D इसका आंसर हो गया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। शायद आपको पहले तो आप लोग जोर देने की कोशिश करें कि वर्ण विपथन का वर्ड कहाँ मिला था। सब लोग पहले आप नोटिस करें कि वर्ण विपथन का दोष किस जगह मिला था आप लोगों को। तो वर्ण विपथन का दोष याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो बता देते हैं। परावर्तक दूरबीन जब हम पढ़ा रहे थे तो परावर्तक दूरबीन और अपवर्तक दूरबीन के अंतर, परावर्तक दूरबीन और अपवर्तक दूरबीन के अंतर में इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? तो परावर्तक दूरबीन में। परावर्तक दूरबीन में कलर संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम बताए थे कि जो परावर्तक दूरबीन में प्रतिबिंब बनता है वो उसमें कलर संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो परावर्तक दूरदर्शक, दूरदर्शक कहें चाहे दूरबीन कहें, बातें कहीं हैं, तो 4 का B। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, खगोलीय दूरदर्शक यानी खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक बनेगा और उल्टा बनेगा, ये बता चुके हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी यही बात है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी जो अंतिम प्रतिबिंब है वो काल्पनिक, उल्टा और वो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, और आवर्धित इसमें नहीं है, इसलिए काल्पनिक और उल्टा को ही हम लोग
टिक करेंगे। बताए थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर नोटिस करिएगा। तो खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब है वो काल्पनिक और उल्टा है। और यदि यही कह देता कि पहला प्रतिबिंब जो है तो वास्तविक और उल्टा होता है। पहला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, लेकिन दूसरा प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा बनता है। 5 का सी। 6 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। ये तो क्वेश्चन इतना बार मिल चुका है कि आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। हम पढ़ा चुके हैं म्यू समानुपाती 1/λ, यानी लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, लैम्डा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से यानी लैम्डा के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो घटेगा। तो 6 का बी। प्रकाश के 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद होगा। प्रकीर्णित ऊर्जा हम पढ़ाए हैं, प्रकीर्णित ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे तो आपको 1/, में कहने की जरूरत नहीं है, तो पढ़े होंगे आप लोग। व्युत्क्रमानुपाती यदि हम कह देते हैं तो 1/, कहने की जरूरत नहीं है। और समानुपाती कहेंगे तो 1/, कहना जरूरी है। यानी यदि प्रश्न को थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे फिर से। प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है। तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है तो 1/λ के पावर 4 के समानुपाती है। ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी। यदि यही प्रश्न कहता कि व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती के जगह पर व्युत्क्रमानुपाती होता, पढ़ने वाले बच्चे आप लोग नोटिस करें इस वर्ड को। यदि दे देता कि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है तो वहाँ पर 1/λ के पावर 4 नहीं कह करके डायरेक्ट हम लैम्डा के पावर 4 कहते। ये प्रश्न को समझना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न में आते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा, अभिदृश्यक का मतलब वस्तु लेंस यानी पहला लेंस, यही सब पढ़ने का तरीका होता है कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा यानी वस्तु लेंस द्वारा यानी पहला लेंस द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस द्वारा यानी पहला लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी जस्ट बता रहे थे। तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। 8 का डी। यही हम बात कर रहे थे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो पहला प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है, और दूसरा प्रतिबिंब यानी अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक, उल्टा और आवर्धित बनता है। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा है। प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो उसमें सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम मुड़ने वाला किरण कौन सा है, सबसे कम मुड़ता कौन है। तो लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। तो सबसे कम मुड़ने वाला न्यूनतम विचलित पूछ रहा है, इसलिए लाल होगा। तो 9 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन, ये हम आपको पीछे वाला सेट में भी बनवाए थे, सेट 8 में भी आप देख सकते हैं, पीछे के न्यूमेरिकल वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें बनवाए हैं। यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, f/2। हम ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करेंगे। 10 का सी। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। पानी में हवा का एक द्यू उतल बुलबुला यानी उतल बुलबुला, हवा का एक उतल बुलबुला, पानी में हवा का एक उतल बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करेगा। पानी में हवा का माध्यम पानी है, चलिए नोटिस करते हैं। माध्यम पानी है तो माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 और लेंस जो है हवा है उसका अपवर्तनांक 1, यानी लेंस का अपवर्तनांक 1 और माध्यम का अपवर्तनांक 1.33। नोटिस करिएगा, लेंस हवा का है यानी उसका अपवर्तनांक 1 है,
माध्यम पानी है, मतलब उसका अपवर्तनांक 1.33 है। हम बताए हैं, शायद आपको याद होगा, कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, नोटिस करिए हम लिखवाए हैं, आपको भी जरूर याद होगा, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस वही रह जाता है। उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। लेकिन यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो उत्तल लेंस रहेगा तो अवतल हो जाएगा, अवतल रहेगा तो उत्तल हो जाएगा। और यहाँ उत्तल दिया है तो अवतल होगा। ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए, हम तीनों पॉइंट पर चर्चा किए थे कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो वह लेंस वही रहता है। उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा, बस क्षमता कुछ कम हो जाएगी। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। उत्तल रहता है तो अवतल हो जाता है, अवतल रहता है तो उत्तल हो जाता है। और यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस अदृश्य हो जाता है, समतल हो जाता है, उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। ऐसा हमने आपको बताया था, याद होगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। किसी खगोलीय दूरबीन में, दूरदर्शक लिखा हुआ है, किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? प्रश्न चलिए समझते हैं। खगोलीय दूरबीन में दिया हुआ है कि लेंसों की क्षमता 0.5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर है, यानी दिया हुआ है पीओ दिया हुआ है 0.5 डायोप्टर और पीई दिया हुआ है 20 डायोप्टर। एम पूछ रहा है, तो पहले हम पीओ दिया है तो एफओ निकाल लेंगे हम। एफओ बराबर 1/पीओ, यानी एफओ बराबर 1/0.5 मीटर। लेंस फोकस दूरी बराबर 1 बटा क्षमता, और एफई निकाल लेंगे 1/पीई, यानी एफई बराबर 1/20 मीटर। और जब एफओ और एफई निकल गया तो एम बराबर एफओ बटा एफई, एफओ का मान 1/0.5 और एफई का मान 1/20, 20 चला जाएगा ऊपर तो 20/0.5, यानी 5 के 20, 4 यानी 40। एम का मान 40 हो गया आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। पीओ दिया हुआ 0.5 डायोप्टर, पीई दिया हुआ 20 डायोप्टर। एम निकालना है तो पीओ दिया है तो एफओ निकाल लिए, पीई दिया है तो एफई निकाल लिए। पीओ दिया है तो एफओ निकाल लिए, पीई दिया है तो एफई निकाल लिए, और एफओ और एफई निकल गया तो एम का मान डाल दिए, निकल गया आंसर आगे। तो 12 का डी। 13 प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण क्या है, यानी प्रकाश में जो कलर होता है वो किसके वजह से होता है? प्रकाश में जो कलर होता है वो किसके वजह से होता है? प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो इसका तरंगदैर्घ्य 13 का ए।
अलग अलग कलर का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। 14 नंबर है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति, दीर्घ माने दूरदृष्टि वाले व्यक्ति, दीर्घ माने दूर होता है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी किस तरह के चश्मे की? उत्तल लेंस की। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होगी, 14 का ए। और 15 दिया हुआ है, एन अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन दिया है, एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? सूत्र हम पढ़ाए हैं डेल मिनिमम का a इंटू म्यू माइनस वन, म्यू का जगह पर n दिया हुआ है तो a इंटू एन माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी 15 का बी हो जाएगा। इस प्रकार आपका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हुआ। सेट 9 का, सेट 9 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके समाप्त हुए, क्लियर हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप इसको देख करके उतारना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले करके भी उतार सकते हैं, देख करके भी उतार सकते हैं, ऐसे हमने आपको बता भी दिया है। अब हम सेट 9 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। सेट 9 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। सेट 9 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? क्वेश्चन जैसे ही आपने सुना होगा ज़रूर आपको आंसर ध्यान में आया होगा, हम ज़रूर क्लास में बताए हैं। आप वीडियो को देखेंगे तब वो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। हमने आंसर इसका विस्तार से समझाया है कि सूर्योदय एवं सूर्य, चूँकि हम जानते हैं कि प्रकीर्णित ऊर्जा का मान तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे लाल रंग के प्रकीर्णित ऊर्जा का मान सबसे कम होता है एवं लाल रंग सबसे अधिक दूरी तय करता है। चूँकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमारी आँखों से सबसे अधिक दूरी तक होता है और वहाँ तक केवल लाल रंग ही दूरी तय कर हमारी आँखों तक पहुँचता है, अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमें सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। यह आपको वीडियो में भी दिखाई पड़ जाएगा, वीडियो से भी पता चल जाएगा। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझावें, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझावें, यानी कुछ आपको विशेष करना नहीं है, केवल डायग्राम बना देना है प्रिज्म वाला। जो प्रिज्म वाला हम डायग्राम बनाए थे वो प्रिज्म वाला आपको केवल डायग्राम बना देना है। जो भी हम जिस तरह से बनाए थे ये आपको डायग्राम केवल बना देना है। 2 नंबर में है इसीलिए, 5 नंबर में होता तो पूरा थ्योरी आपको डिराइव करना होता। तीसरा प्रश्न है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है, इसकी आवर्धन क्षमता निकाले। इस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल हम आपको दिए थे, हम नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये पिछला वीडियो में सेट 8 में हमें क्वेश्चन बनाए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा से याद है, ये आप खुद बनाइएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए। थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं आपको। पी का मान दिया है 6 डायोप्टर, एम का मान पूछ रहा है, यह आप लोग खुद बनाइएगा, ये आपका काम है। हम पीछे के एक वीडियो में बना चुके हैं। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, यानी वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? तो हम इसका कारण बताए हैं, आपको याद होगा, आंसर में ध्यान होगा। हम बताए हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि अलग अलग रंगों के तरंगदैर्घ्य अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विचलन कोण का मान भी अलग अलग होता है। चूँकि श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना है, अतः जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सभी रंगों के तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण सभी रंगों के विचलन कोण अलग अलग होता है, अतः श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसके बाद 5वां है, प्रकाशीय फाइबर क्या है, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होगा, बिना प्रकाश के हानि के प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का साधन है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु क्वार्ट्ज, कांच या सिलिका का बना होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके 2 उपयोग चिकित्सीय जांच में भी होता है और सजावट में भी होता है। ये रहे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन 4 को दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन सुनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।
पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रिया समझाएं, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। यानी पूरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक ये आपको खुद करना होगा। आगे पढ़ते हैं, समतुल्य लेंस से क्या समझते हो? समतुल्य लेंस की परिभाषा दीजिए। समतुल्य लेंस की परिभाषा आपको नोट में भी मिल जाएगा, कॉपी में भी मिल जाएगा। दो लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया है तो इस निकाय के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। ये हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। हम बोले थे, याद होगा, कि यदि दो लेंस संपर्क में रखे गए हों, दो लेंस टच में रखे गए हों, संपर्क में रखे गए हों इस तरह से, तो इसका हम सूत्र निकलवा चुके हैं। इसका सूत्र 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। लेकिन यदि दोनों लेंस कुछ दूरी पर रखे जाएं, दोनों लेंस यदि कुछ दूरी पर रखे जाएं तो इसका सूत्र हम बताए हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2। लेकिन ये सूत्र आता कहाँ से है, ये सिद्ध नहीं करवाए हैं। हम बोले भी थे, याद होगा, कि कभी मौका मिलेगा तो ये सूत्र हम सिद्ध करवाएंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सिलेबस का हिस्सा है। दो लेंस संपर्क में रखे जाएं तो ये होता है, दो लेंस कुछ दूरी पर रखे जाएं तो ये होता है। तो ये सूत्र हमने आपको प्रूफ करवाया है, लेकिन ये सूत्र हम आपको प्रूफ नहीं करवाए हैं। तो ये सूत्र के ही प्रूफ के बारे में बात कर रहा है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त करें। कौन सा सूत्र है? 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। यानी ये वाला सूत्र हम लोगों को सिद्ध करना है, प्राप्त करना है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लेंस मेकर्स फार्मूला हम लोग को सिद्ध करना है, ये सूत्र हम लोग को सिद्ध करना है, ये सूत्र हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये कॉपी में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से सेट 9 के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हुए। यदि आपको सेट 9 के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगले हम क्लास में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के वीडियो लेकर के मिलेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो रे ऑप्टिक्स का भी और भी वीडियो मिलेगा। रे ऑप्टिक्स के अभी कुछ और वीडियो हम देंगे आप लोगों को, तो अभी उस पर हम बीच बीच में भी डालते रहेंगे। फिर से एक बार बता दें, जो लोग भी विद्यार्थी हैं, हम अपने कोचिंग के एक ऐप है, प्ले स्टोर में जा कर के आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर, प्ले स्टोर में जाकर ये सर्च कीजिएगा तो एक ऐप मिलेगा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से। इसी ऐप के माध्यम से हम आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनको हम बार बार बोल रहे हैं कि मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप का मतलब हुआ कि मेरे कोचिंग का ऐप। हम जब भी जितना बार भी मोबाइल ऐप वर्ड बोल रहे हैं कि मोबाइल ऐप में देखिएगा, मोबाइल ऐप में देखिएगा, तो मोबाइल ऐप का मतलब हुआ बहुत से बच्चे एक मोबाइल ऐप नाम के एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लिए। मोबाइल ऐप मतलब मेरे कोचिंग का ऐप, मेरे कोचिंग का ऐप है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के माध्यम से ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई बहुत ही मेहनत से कीजिए, ध्यान से कीजिए। सेट आप अलग कॉपी पर तैयार करें, सेट का आंसर आप अलग कॉपी पर एक पतला कॉपी रख लीजिए। सेट बहुत से मिलने वाले हैं तो उसको आप अलग कॉपी पर ध्यान रखेंगे। तो आज की इतना ही, धन्यवाद।